नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। काले धन पर लगाम के लिए एसआईटी ने सुझाए उपाय। शैक्षिक धार्मिक संस्थाओं का दान टैक्स दायरे में लाने और क्रिकेट में सट्टेबाजी पर रोक की कही बात। प्रधानमंत्री का बिहार दौरा आज। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति समेत 5 योजनाओं की करेंगे शुरुआत। मुजफ्फरपुर में एनडीए की परिवर्तन रैली में होंगे शामिल। उत्तर प्रदेश की ओलावृष्टि से पीड़ित किसानों को बड़ी राहत। केंद्र सरकार का 2,800 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि का ऐलान। बिहार और हिमाचल के किसानों को भी मिलेगी सहायता। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बादल फटने से 2 की मौत। श्रीनगर लद्दाख मार्ग में रुकावट। रोकी गई अमरनाथ यात्रा। दिल्ली एनसीआर में भी भारी बारिश का अनुमान। और जानलेवा बीमारी मलेरिया से बच्चों को बचाने में मिलेगी मदद। दुनिया के पहले मलेरिया रोधी वैक्सीन मर्क्यूरिक्स को यूरोपियन ड्रग्स रेगुलेटर्स को दी मान्यता। डब्ल्यूएचओ की मंजूरी का इंतजार। काले धन पर लगाम लगाने के लिए गठित एसआईटी ने अपनी तीसरी रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में एसआईटी ने काले धन पर लगाम लगाने के लिए कई प्रावधान सुझाए हैं। इनमें क्रिकेट में सट्टेबाजी पर रोक और स्कूल कॉलेजों के अलावा धार्मिक संस्थाओं को मिलने वाले दान को टैक्स के दायरे में लाना शामिल है। जस्टिस एमबी शाह की अध्यक्षता वाली एसआईटी ने सरकार से नकद पैसे रखने की सीमा तय करने की भी सिफारिश की है। एसआईटी के मुताबिक आईपीएल मैचों में सट्टेबाजी पर बड़े पैमाने में काला धन लगता है। इसे रोकने के उपाय होने चाहिए। एसआईटी का कहना है कि शिक्षा और धार्मिक संस्थाओं को चेक से दान होना चाहिए। इसके अलावा अपनी तीसरी रिपोर्ट में तमाम सुझाव एसआईटी की तरफ से दिए गए हैं। कहा गया है कि पार्टिसिपेटरी नोट्स यानी पी नोट्स के जरिए शेयर बाजार में निवेश पर सवाल एसआईटी ने उठाए हैं। इसके मुताबिक सेबी ऐसी व्यवस्था बनाए जिससे किसी शेयर के दाम में असामान्य उछाल पर नजर रखी जा सके। पी नोट्स के जरिए कौन पैसा लगा रहा है, इसका पता लगाने के उपाय भी होने चाहिए। एसआईटी के मुताबिक शेल कंपनियों की आड़ में कर चोरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। साथ ही एसआईटी ने आयात निर्यात में कागजों में चीजों को दाम कम या ज्यादा दिखाकर मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों पर भी कार्रवाई करने का सुझाव दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के 1 दिन के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद बिहार की उनकी पहली यात्रा है। प्रधानमंत्री पटना में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अलावा कई दूसरी बड़ी योजनाओं की भी शुरुआत करेंगे। दीनदयाल योजना जनता तक बिजली आपूर्ति कराने की केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। वो जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट की भी शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री बिहार में 2 ट्रेन शुरू करेंगे और 38 किलोमीटर लंबी नई रेलवे लाइन देश को समर्पित करेंगे। इसके अलावा वो श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आईसीएआर के सालाना समारोह में भी शामिल होंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री कृषि और किसानों को लेकर यहाँ कई बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। पटना के बाद प्रधानमंत्री मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान में एनडीए की परिवर्तन रैली में शामिल होंगे। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा काफी अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री की यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा के खास इंतजाम भी किए गए हैं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार का 1 दिन का दौरा करने वाले हैं। तमाम अहम कार्यक्रम, तमाम सौगातें आज बिहार को मिलने वाली है। बिहार में कई परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। साथ ही 2 नई ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। 38 किलोमीटर लंबी नई रेलवे लाइन देश को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके अलावा बिहार के 1 दिन के दौरे के दौरान 76,000 करोड़ का प्रोजेक्ट की शुरुआत हो सकती है। जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट की सौगात भी आज प्रधानमंत्री बिहार को देने वाले हैं। तो 5 परियोजनाओं की शुरुआत आज बिहार दौरे के दौरान
दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, साथ ही जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट की शुरुआत। इसके अलावा 2 ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। नई रेलवे लाइन की भी शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री का बिहार दौरा आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए काफी अहम माना जा रहा है। इस बारे में पटना में हमारे संवाददाता श्याम सुंदर ने बात की बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव से। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के महासचिव और बिहार प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र यादव मौजूद हैं। भूपेंद्र यादव जी, बिहार में औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे? हमारा चुनाव प्रचार का आगाज बहुत पहले प्रारंभ हो चुका है। जब देश के प्रधानमंत्री बिहार में आएंगे तो उत्तर बिहार में और उत्तर बिहार के 11 जिलों के लगभग 80 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ता लाखों की संख्या में इकट्ठे होंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी के बिहार में आने वाले समय के लिए परिवर्तन के लिए ऊर्जा भरे उनके प्रेरणादायी जो उनका उद्बोधन है उसको प्राप्त करेंगे। भूपेंद्र यादव जी, क्या आप इस बात को मानेंगे कि बिहार चुनाव में इस बार ब्रांड नीतीश और ब्रांड मोदी की टक्कर है? देखिए, बिहार चुनाव में नीतीश कुमार जी और लालू जी की जुगल जोड़ी से पूरी बिहार की जनता नाराज है और नीतीश जी अकेले नहीं है, लालू जी उनके साथ हैं और उसका जवाब देने के लिए बिहार की जनता तैयार है। लेकिन ये कहा जा रहा है, जिसको आप जुगल जोड़ी कह रहे हैं, कि ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसको हराना मुश्किल होगा, क्योंकि इसमें पिछड़े, माइनॉरिटी, एक बड़ा कहिए कि एक सामाजिक समीकरण बन रहा है नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के पक्ष में। देश का गरीब जिसका आर्थिक समायोजन के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा अभिनव योजनाएं आजादी के 67 साल के बाद शुरू की गई हैं और बिहार में विकास और निरंतरता के लिए जो विश्वास देना था वो विश्वास के साथ विश्वासघात काम करने का काम श्री नीतीश कुमार जी ने किया है और इसलिए 25 साल का नीतीश कुमार जी और लालू जी का जो कुशासन है, ये साझा कुशासन आगे बिहार में नहीं आएगा। इसको लेकर के बिहार में लड़ाई होने वाली है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन के दौरे पर आज बिहार पहुंच रहे हैं। पटना में 5 बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत, सुरक्षा के भी खास इंतजाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को देखते हुए। आपको बता दें कि पटना में योजनाओं की शुरुआत के बाद मुजफ्फरपुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, जहां उनका रैली का कार्यक्रम है। 2 नई ट्रेनों की सौगात आज बिहार को मिलने वाली है। 38 किलोमीटर लंबी नई रेलवे लाइन भी आज बिहार को सौंपी जाएगी। इसके अलावा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, जो कि माना जा रहा है करीब 10,000 करोड़ रुपए की लागत वाला ये प्रोजेक्ट है, इसकी शुरुआत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में करेंगे। इस परियोजना के बारे में बताया जा रहा है कि ये करीब 4 साल में पूरा होगी और इसके बाद बिहार के लोगों को घरेलू गैस की आपूर्ति बेहतर हो जाएगी। और पटना में इस कार्यक्रम के बाद मुजफ्फरपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करेंगे। बिहार चुनाव को देखते हुए ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। इसके अलावा बता दें कि शेखपुर के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में भी एक सरकारी कार्यक्रम है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिस्सा लेना है और इस दौरान वो 5 मंत्रालयों, रेलवे, ऊर्जा, मानव संसाधन विकास, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के कार्यक्रमों की शुरुआत करेंगे। यानी 5 बड़ी परियोजनाएं हैं जिनकी आज शुरुआत होने वाली है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत होगी, जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, इसके अलावा 2 नई ट्रेनों की सौगात मिलेगी और 38 किलोमीटर लंबी नई रेलवे लाइन आज बिहार की झोली में आने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर जब से कार्यभार संभाला है, उसके बाद ये उनका पहला बिहार दौरा है और नई परियोजनाओं के अलावा आज उनका चुनावी रैली को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है।
और आइए कुछ और अहम खबरों का रुख करते हैं। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में ओलावृष्टि से पीड़ित किसानों को बड़ी राहत देते हुए 2,800 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। दिल्ली में राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसका फैसला लिया गया। राशि की मंजूरी केंद्रीय दल की सिफारिश पर की गई है, जिससे पीड़ित इलाकों का दौरा करके फसल के नुकसान का जायजा लिया था। ये राशि राज्य सरकार के जरिए किसानों में बांटी जाएगी। केंद्र सरकार ने ओलावृष्टि से पीड़ित बिहार और हिमाचल प्रदेश के किसानों को भी सहायता देने का फैसला लिया है। एनडीए सरकार ने फसलों के नुकसान के लिए नियमों में भी बदलाव किया है। अब उन फसलों के लिए भी मुआवजा दिया जाएगा जहां नुकसान 33% तक कर दिया गया है। पहले ये 50% तक था, लेकिन अब 33% फसलों के नुकसान पर भी मुआवजा दिया जाएगा। खबर झारखंड से, जहां बोकारो जिले में नक्सलियों ने 25 ट्रकों को आग के हवाले कर दिया है। सीसीएल की खास महल परियोजना में नक्सलियों ने इस घटना को बीती रात अंजाम दिया। नक्सली ने ट्रक ड्राइवरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। इन ट्रकों का इस्तेमाल कोयले की ढुलाई के लिए किया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक बड़ी तादाद में आए नक्सलियों ने यहां खड़े ट्रकों को आग के हवाले कर दिया। हथियारबंद दस्ते में कई महिलाएं भी शामिल हैं। हमले के बाद नक्सली जंगलों में भाग गए। नक्सलियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया गया है। इससे पहले भी ये जगह नक्सलियों के निशाने पर रही है। बात संसद सत्र की करें तो कल लगातार चौथे दिन भी व्यापम और ललित मोदी विवाद के मुद्दे पर विपक्ष का विरोध संसद में जारी रहा, जिससे दोनों सदनों की कार्यवाही नहीं चल पाई। जवाब में बीजेपी ने भी उत्तराखंड की कांग्रेस सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में संसद के परिसर में धरना दिया। कांग्रेस ने सदन में चर्चा से पहले मंत्रियों के इस्तीफे के मामले में प्रधानमंत्री के बयान की मांग तेज कर दी है। ये तस्वीरें संसद की कार्यवाही शुरू होने से ठीक पहले की है, जहां बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए के सांसदों ने प्रदर्शन किया। संसद के भीतर कांग्रेस सहित विपक्ष के तीखे विरोध के जवाब में बीजेपी ने उत्तराखंड, केरल और हिमाचल की कांग्रेस सरकारों पर लगे भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने इस प्रदर्शन की आलोचना की और व्यापम और ललित मोदी विवाद में मंत्रियों के इस्तीफे की मांग दोहराई। दुनिया के इतिहास में रूलिंग पार्टी धरने पर नहीं बैठी, लेकिन ये आज धरने पर बैठे। ये किससे मांग नहीं कर रहे? एक तो आपसे मांग करना चाहिए, इस सदन से मांग करना चाहिए। ये किसके लिए? भगवान से मांग करने के लिए बैठे थे। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, क्या सरकार ये बताएगी हमें कि उसने ये निर्णय ले लिया है कि सुषमा स्वराज जी का किस मोशन क्या? वसुंधरा जी इनका क्या मोशन है और तमाम लोगों ने इस्तीफा दिया कि नहीं दिया? सत्ता पक्ष को धरना प्रदर्शन करने की बजाय, हाउस को चलाने के लिए धरना प्रदर्शन करने की बजाय, तो उनकी सरकार में तो जो लोग नियमों को तोड़े हैं, संविधान के विरुद्ध काम कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ यदि कार्रवाई कर लें तो मैं समझती हूँ कि हाउस चल पड़ेगा। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कार्य स्थगन प्रस्ताव के साथ ललित मोदी मामले पर चर्चा का नोटिस दिया था, लेकिन राज्यसभा की कार्यवाही 11 बजे, 12 बजे और फिर 2:30 बजे कुछ मिनटों तक चलने के बाद स्थगित हो गई। सरकार और विपक्ष इस गतिरोध की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल रहे हैं। रूलिंग पार्टी ने आज सदन के बाहर भी धरना दिया और रूलिंग पार्टी ने आज राज्यसभा के अंदर हाउस को डिस्टर्ब भी किया। और मैंने ये आरोप सदन के अंदर भी लगाया और चेयर का ध्यान आकर्षित कराया कि देखिए रूलिंग पार्टी उठी है सब, और मंत्रिमंडल भी के लोग भी उठे थे और उन्होंने हाउस की कार्रवाई को रोका। हम लोगों ने तो पहले भी कहा था कि जिन मुद्दों को लेकर स्थगन प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा मूव किया गया है, उन सारे विषयों पर हम चर्चा करने को तैयार हैं, लेकिन विपक्ष चर्चा चाहता है नहीं है, तो क्या करें उसके लिए? विपक्ष कह रहा है कि इस्तीफा पहले दिया जाए, बहस बाद में हो। नहीं, इसका कोई औचित्य नहीं। शुक्रवार को मॉनसून सत्र का चौथा दिन था, लेकिन इस हफ्ते की कार्यवाही गतिरोध की भेंट चढ़ गई और सदन में सिर्फ औपचारिक कामकाज ही निपटाया जा सका। मौजूदा सत्र में जीएसटी सहित कई अहम विधेयक लंबित हैं, लेकिन विपक्ष के तीखे तेवरों ने जाहिर कर दिया है कि सरकार के लिए आगे काफी चुनौतियां हैं। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। उधर निचले सदन लोकसभा के माहौल में भी कल कोई बदलाव नजर नहीं आया। विपक्ष ने इस्तीफे की मांग को दोहराया। गतिरोध की वजह से लोकसभा की कार्यवाही भी सुचारू रूप से नहीं चल पाई।
लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही एक बार फिर कांग्रेस के सांसदों ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के इस्तीफे की मांग दोहराई। इस मुद्दे पर विपक्ष के कई सांसदों ने स्थगन प्रस्ताव दिया, जिसे स्पीकर सुमित्रा महाजन ने खारिज कर दिया। अवरोध रुकता न देखकर स्पीकर ने कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। आप संसद की कार्यवाही नहीं चलने देना चाहते हैं? ओके, टू मीट अगेन ऑन मंडे 11 o'clock। मॉनसून सत्र की शुरुआत से ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोपों की राजनीति जारी है। विपक्ष का कहना है कि कार्यवाही नहीं चलने के लिए सरकार जिम्मेदार है। वहीं सत्ता पक्ष के नेता विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप लगा रहे हैं। इसकी पार्टी बहुमत में है, वो स्वयं वो लोग सत्र को डिस्टर्ब करने में लगे। सत्र चलाने की जिम्मेदारी, सत्र के कामकाज में रुकावट ना आए, इसकी जिम्मेदारी सरकार की होती। My point is, the entire country is watching. Who is responsible for this? I only appeal that wise counsel prevail. Let them come back to Parliament. Let us discuss. We have a lot of business, lot of issues to be discussed and debated and decide. ललित मोदी और व्यापम जैसे मसलों पर कांग्रेस इस्तीफा नहीं तो काम नहीं की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। हालांकि सरकार ने किसी के इस्तीफे से साफ साफ इनकार किया है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कल आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में पदयात्रा कार्यक्रम के दौरान किसानों से मुलाकात की। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि भूमि अधिग्रहण बिल को मौजूदा स्वरूप में पारित नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने व्यापम और ललित मोदी विवाद मामले पर प्रधानमंत्री से जवाब की भी मांग की। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर पहुंचे राहुल गांधी ने भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर सीधे प्रधानमंत्री पर हमला बोला। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी संसद में इस बिल को मौजूदा स्वरूप में पारित नहीं होने देगी। राहुल गांधी ने अनंतपुर में पदयात्रा कार्यक्रम के दौरान किसानों, गरीबों और छात्रों से मुलाकात की। उन्होंने आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों से भी मुलाकात की और परिजनों को चेक सौंपे। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने व्यापम घोटाले, ललित मोदी विवाद पर प्रधानमंत्री की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। मोदी जी को सिर्फ उनके 5-6 जो इंडस्ट्रियलिस्ट मित्र हैं, और 5-6 से ज्यादा नहीं है, शायद 5 भी नहीं है, उनकी इंटरेस्ट है। मोदी जी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। उनको ना व्यापम दिखाई दे रहा है, ना वसुंधरा राजे सिंधिया का काम दिखाई दे रहा है, ना उनके कैबिनेट में सुषमा जी का काम दिखाई दे रहा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा कि राज्य की टीडीपी सरकार को किसानों के लिए केंद्र से स्पेशल पैकेज की मांग करनी चाहिए। गुरुवार को राहुल गांधी तमिलनाडु के त्रिची में किसानों से मिले थे। राहुल ने इस पदयात्रा कार्यक्रम के तहत हाल में राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी किसानों से मुलाकात की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के उस आदेश की तीखी आलोचना की है जिसमें ऑफिस में गृह मंत्रालय के अधिकारियों के पत्रकारों से मिलने पर रोक लगाई गई है। कांग्रेस ने इसे एनडीए सरकार का तानाशाही रवैया बताया है। गृह मंत्रालय ने गुरुवार को अपने अधिकारियों के लिए दिशा निर्देश जारी किया था। इसमें गृह मंत्रालय के प्रवक्ता को छोड़कर दूसरे अधिकारियों से पत्रकारों के मिलने और चैम्बर में पत्रकारों के मिलने पर रोक लगा दी गई है। उसका पूरा उद्देश्य सीधे रूप से नहीं तो परोक्ष रूप से निश्चित रूप से एक ही है कि सूचना, खबर, पारदर्शिता, जवाबदेही से संबंधित सभी मुद्दे, सभी तथ्यों के लिए एक तरफा वन वे स्ट्रीट चलेगी। सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति जावेद आनंद को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए अग्रिम जमानत 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दी है। अदालत ने सीबीआई की तरफ से दर्ज किए गए एक मामले में गिरफ्तारी से दोनों को 17 दिन की अंतरिम राहत दे दी है। तीस्ता और जावेद ने सीबीआई की एक विशेष अदालत की तरफ से अपनी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दिए जाने के बाद हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत की गुहार लगाई थी। सीबीआई ने तीस्ता और जावेद पर आरोप लगाया है कि उनकी कंपनी ने केंद्र से जरूरी मंजूरी लिए बिना विदेश से 1.8 करोड़ रुपए हासिल किए। सीबीआई ने तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति के खिलाफ एफसीआरए के उल्लंघन को लेकर मामला दर्ज किया था और फिर उनके घर और दफ्तर पर छापे मारे थे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और आगे देखेंगे
नासा के मिशन न्यू होराइजन से मिली प्लूटो की नई तस्वीरें। जिस दिन पाकिस्तान एक सहज देश होगा, एक एंटी इंडियन नेशन नहीं होगा, बल्कि एक अपने आप में एक देश होगा, तब वो इस साझा विरासत को स्वीकार करेगा ही। राजेंद्र माथुर का लेखन तथ्यपरक और पक्के इतिहास बोध के साथ होता था। उनकी नजर, उनका शहर, देखिए राजेंद्र माथुर पर एक खास कार्यक्रम। आजादी के बाद कैसे बदला परिवेश, कैसे बनी संसद, कैसे उठा देश। When the world sleeps, India will awake to life and freedom. कौन थे वो लोग जो दे गए हमको शानदार विरासत, लोकतंत्र की मजबूत इमारत। राज्यसभा टेलीविजन। दिल्ली में बस रैपिड ट्रांजिट यानी बीआरटी कॉरिडोर को केजरीवाल सरकार ने हटाने का फैसला किया है। 2008 में अंबेडकर नगर से मूलचंद तक के इस प्रोजेक्ट पर करीब 200 करोड़ रुपए का खर्च आया था। अब इसे हटाने में 35 करोड़ की लागत आएगी। शीला दीक्षित के कार्यकाल में इसे अन्य राज्यों की तर्ज पर बनाया गया था, लेकिन बीआरटी दिल्ली में नाकाम हो गया है। दक्षिणी दिल्ली के अंबेडकर नगर से मूलचंद तक बने इस 5.5 किलोमीटर लंबे बीआरटी को जल्द ही तोड़कर सामान्य सड़क की तरह बनाया जाएगा। जाम की समस्या के चलते लंबे समय से लोग इस कॉरिडोर को बंद करने की मांग कर रहे थे। केजरीवाल सरकार के लिए बड़ी चुनौती इसे हटाने की है, तो वहीं लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया है। ट्रैफिक जाम हो जाता है, काफी धुआं, ये बच्चे खड़े रहते हैं, घंटे बाद सड़क पार होती है, तो ये तो बहुत खुशी की बात है कि इसको हटा दिया जाए। तो 5-4 स्कूल हैं, बच्चे छोड़ने के लिए लेडीज भी जाती है, जेंट्स भी जाते हैं। तो ये है कि एक या तो नीचे सरवा बनना चाहिए या ऊपर से एक ब्रिज बनना चाहिए। रिकरिंग कॉस्ट जो हर साल इस पे लगना है, कोई इससे खुश नहीं है। जान और माल की इसके ऊपर नुकसान भी होता है। खर्चा सिर्फ यही होगा कि ये जो बस स्टैंड्स हैं, जो बस शेल्टर्स बीच में हैं, इनको हटा के डिसमेंटल करके इनको साइड में लगाया जाएगा। एक बार पूरी की पूरी रोड को रीकारपेट करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई बहुत ज़्यादा खर्चा इसमें नहीं है। दुनिया के बड़े शहरों में बीआरटी कॉरिडोर की व्यवस्था सफल रही है, लेकिन दिल्ली में खराब व्यवस्था के चलते ये कॉरिडोर लोगों के लिए मुसीबत बन गया। तत्कालीन शीला सरकार ने 2008 में अंबेडकर नगर से मूलचंद तक बीआरटी कॉरिडोर बनाया था। 5.8 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर पर करीब 200 करोड़ रुपए का खर्च आया। पीक टाइम में इसे पार करने में करीब 45 मिनट का वक्त लग जाता है। इस कॉरिडोर में 7 सिग्नल हैं और इस पर 20 कैमरों से निगरानी की जाती है। बीआरटी के रखरखाव के लिए दिल्ली सरकार को हर साल 14 से 15 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। ऐसे 5 और कॉरिडोर प्रस्तावित थे, लेकिन पहला ही मॉडल फेल होने से बाकी पर काम आगे नहीं बढ़ पाया। 2013 में कोर्ट में एक मामले के बाद परियोजनाओं को रोक दिया गया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित भी मानती हैं कि बीआरटी प्रोजेक्ट की प्लानिंग और इसे ठीक से लागू करने में काफी कमी रह गई थी। इसके इम्प्लीमेंटेशन में कमी रह गई, और वो इम्प्लीमेंटेशन में किसकी कमी रही, क्या रहा। मूवमेंट ऑफ बसेस बहुत आसानी से हो जाएगा, कार्स अपने तरीके से चली, साइड में ट्रैक्स भी बनाए थे कि साइकिलिस्ट वगैरह के लिए हो जाए, लेकिन जितना उस पर डिसिप्लिन से इस्तेमाल करना चाहिए था और इम्प्लीमेंट करना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। ट्रैफिक और रोड डिजाइनिंग के जानकारों की माने तो रिसर्च में कमी और ट्रैफिक का बढ़ता बोझ बीआरटी के फेल होने की सबसे बड़ी वजह है। बीआरटी का हम सक्सेस की बात करते हैं, वहाँ पर रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल इस टाइप का लैंड यूज़ होगा, तो कहीं ना कहीं आपका ट्रिप वहाँ से ख़त्म होगा, वहीं से शुरू होगा, बीआरटी का यूज़ बढ़ेगा। तो इससे हमें ये सीखने को मिला कि अगर हमें ये कंसेप्ट अगर यूज़ करना है तो हम ऐसी जगह यूज़ करें जहाँ पर कि हमारा एक लैंड यूज़ सपोर्ट करता हो। दिल्ली में नए कॉरिडोर बनाने से पहले सरकार अब पहले तकनीकी खामियों की जांच करेगी और इसके बाद उन्हें बनाएगी, ताकि सुविधा के लिए बनाई गई कोई चीज समस्या न बन जाए। जब जनता के पैसे से बीआरटी बन रहा था तब भी जनता परेशान रही, आधा अधूरा बना तब भी, और अब जब तोड़ा जाएगा तब भी जनता को ही परेशानी होगी।
सरकार जनता की भागीदारी के साथ शासन तो चलाना चाहती है, लेकिन अगर भागीदारी पैसे की बर्बादी और परेशानी लेकर आए तो ऐसी भागीदारी से जनता गुर्रेज करेगी। कैमरा पर्सन डी के पांडे के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर मौसम की मार पड़ी है। अमरनाथ यात्रा के बेस कैंप में बादल फटने से 2 लोगों की मौत हो गई है। ये घटना अमरनाथ यात्रा के पड़ाव गांदरबल की है। गांदरबल में बादल फटने से जिन 2 लोगों की मौत हुई है उनमें एक बच्ची भी शामिल है, जबकि 10 लोगों के जख्मी होने की खबर है। इससे पहले भी पिछले हफ्ते गांदरबल में बादल फटने से 3 लोगों की जान चली गई। गांदरबल में अमरनाथ यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। वहीं श्रीनगर लद्दाख मार्ग भी बाधित है। वहीं राजस्थान में भारी बारिश से जनजीवन पर खासा असर पड़ रहा है। आज कारगिल विजय दिवस है। इस मौके पर देश कारगिल युद्ध के शहीदों को याद कर रहा है। 25 जुलाई 1999 के दिन भारतीय सेना ने भारतीय सरजमी को घुसपैठियों के चंगुल से मुक्त कराया था। भारतीय सेना ने कश्मीर के कारगिल जिले में ऑपरेशन विजय चलाया था। भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध मई 1999 में शुरू होकर 2 महीने तक चला, जिसमें भारत ने अपने 500 से ज्यादा जाबाज सैनिक खो दिए थे। ऑपरेशन विजय की सफलता के बाद इस दिन को विजय दिवस का नाम दिया गया। विश्व के इतिहास में कारगिल युद्ध दुनिया के सबसे ऊंचे क्षेत्रों में लड़ी गई जंग की घटनाओं में शामिल है। कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करते हैं। तुर्की ने सीरियाई सीमा के करीब IS आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। तुर्की के लड़ाकू विमानों ने IS ठिकानों पर बमबारी की है। ये पहला मौका है जब तुर्की ने IS के खिलाफ अभियान चलाया है। इसके अलावा तुर्की अब अमेरिकी विमानों को इन आतंकियों के ठिकानों पर हमले करने के लिए अपने इनसर्कलिंग बेस का इस्तेमाल भी करने की इजाजत देने का फैसला किया है। हाल ही में सीरिया की सीमा के पास तुर्की के सुरुच शहर में संदिग्ध IS आतंकी के फिदायीन हमले में 31 लोग मारे गए थे। हमलावर ने खुद को विस्फोट करके उड़ा दिया था, जिसके बाद तुर्की की ये कार्रवाई तय मानी जा रही थी। दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन मॉर्क्यूरिक्स को यूरोपियन ड्रग्स रेगुलेटर्स की तरफ से मान्यता दे दी गई है। ब्रिटेन की दवा कंपनी ग्लैक्सोस्मिथ ने पाथ मलेरिया वैक्सीन इनिशिएटिव के साथ मिलकर इस टीके को तैयार किया है। ये टीका 6 महीने से 17 माह तक के बच्चों के लिए तैयार किया गया है। कंपनी का दावा है कि वैक्सीन से अफ्रीका के लाखों बच्चों को मलेरिया की चपेट में आने से बचाया जा सकता है। उम्मीद की जा रही है कि इस साल नवंबर तक WHO भी टीके को लेकर अपनी राय दे देगा। जानलेवा बीमारी मलेरिया से हर मिनट विश्व के हर एक बच्चे की जान जाती है, यानी हर मिनट में एक बच्चा मलेरिया से अपनी जान खो देता है और हर साल 6 लाख लोगों की मलेरिया से मौत होती है। This is the first time ever that a malaria vaccine has got to the point of being reviewed by a regulatory authority. So this is a big step forward, and we welcome the positive opinion given by the European Medicines Agency. अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अंतरिक्ष यान न्यू हॉराइजन्स से प्लूटो की बेहद करीब से ली गई हाई रेजोल्यूशन वाली तस्वीरें पृथ्वी पर भेजी हैं, जिसे नासा ने जारी किया है। हॉराइजन्स की तरफ से भेजी गई तस्वीरें बेहद आकर्षक दिख रही हैं। इन तस्वीरों को नासा के वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक चमत्कार कहा है। जापान की राजधानी टोक्यो में शुक्रवार को ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों के प्रतीक का औपचारिक अनावरण किया गया। टोक्यो प्लाजा में कार्यक्रम का आगाज रंगारंग कार्यक्रम से हुआ। इस अवसर पर जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे वहां मौजूद लोगों को उन्होंने संबोधित भी किया। टोक्यो में 5 साल बाद 2020 में ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन होना है। और आइए इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां आपको भी दिखाते हैं। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। काले धन पर लगाम के लिए SIT ने सुझाए उपाय। शैक्षिक धार्मिक संस्थाओं का दान टैक्स दायरे में लाने और क्रिकेट में सट्टेबाजी पर रोक की कही बात। प्रधानमंत्री का बिहार दौरा आज। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति समेत 5 योजनाओं की करेंगे शुरुआत। मुजफ्फरपुर में NDA की परिवर्तन रैली में होंगे शामिल।
उत्तर प्रदेश के ओलावृष्टि से पीड़ित किसानों को बड़ी राहत। केंद्र सरकार का 2,800 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि का ऐलान। बिहार और हिमाचल के किसानों को भी मिलेगी सहायता। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बादल फटने से 2 लोगों की मौत। श्रीनगर लद्दाख मार्ग में रुकावट, रोकी गई अमरनाथ यात्रा। दिल्ली एनसीआर में भी भारी बारिश का अनुमान। और जानलेवा बीमारी मलेरिया से बच्चों को बचाने में मिलेगी मदद। दुनिया के पहले मलेरिया रोधी वैक्सीन वॉर्क्यूरिक्स को यूरोपियन ड्रग्स रेगुलेटर्स ने दी मान्यता। WHO की मंजूरी का इंतजार।